नमस्कार दोस्तों। आज हम बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के हिस्ट्री की यूनिट सेकंड पढ़ेंगे और इसमें हम जानेंगे कि गुप्त काल के बारे में, कि उसका उदय कैसे हुआ, उसके समय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां कैसी थी और उसके पतन के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये रहा हमारा चैप्टर इकाई 2। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। उद्देश्य, प्रस्तावना, ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ, स्वर्ण युग का मिथक, गुप्तों का उद्भव, फिर उसके बाद गुप्त प्रशासन, भूमि अनुदान, सामाजिक आर्थिक बदलाव, धार्मिक जीवन, कला और संरक्षण, साहित्य, नए राज्यों का उदय। इसमें नए राज्यों के उदय में वाकाटक, मैत्रक, दक्कन और तमिलकम थे। उपसंहार और लास्ट में सारांश। तो इसके लिए इसका दो पार्ट बनेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो पहला है, इसकी प्रस्तावना जान लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में ईसा की चौथी से सातवीं सदी की अवधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से संक्रमण की अवधि थी। अवधि के संबंध में विवाद तो है, किंतु उसके अध्ययन के लिए पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण मतों के संबंध में संक्षिप्त रूपरेखा हमें गुप्त और हर्ष के भारत के बारे में अध्ययन में मतांतरों से परिचित कराएगी। तो इस प्रस्तावना में बस इतनी सी बात कही गई है कि चौथी और सातवीं सदी की अवधि में जो राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन आए, सांस्कृतिक दृष्टि से संक्रमण की अवधि थी। तो इसमें इसी पाठ के बारे में अध्ययन करना है। इसकी ऐतिहासिक प्रवृत्तियां हैं। इसमें ब्रिटिश भारत के विसेंट स्मिथ जैसे औपनिवेशिक अथवा शाही लेखकों ने प्राचीन भारत को अंधा युग के रूप में चित्रित किया है और उनके अनुसार इसी के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को भारत में फूट डाला और राज करों में सफलता मिली। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रवादियों ने भारतीय इतिहास के अवधि निर्धारण का कार्य किया। आरसी मजूमदार, के दत्ता, एच.सी. राज चौधरी जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने प्राचीन भारत की उपलब्धियों को अंतर्रंजित रूप में प्रस्तुत किया और इसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी। तो जो ब्रिटिश के इतिहासकार थे, विसेंट स्मिथ जैसे लेखकों ने जो हमारा प्राचीन भारत था उसके युग को अंधा युग कहा, अंधा युग की उपाधि दी हमारे प्राचीन इतिहास को, अंधा युग की उपाधि दी। और ऐसे इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इन्हें लगता था कि हमारा जो इतिहास है उसके कोई साक्ष्य नहीं है, तो इसलिए उसमें कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन आरसी मजूमदार जो हमारे राष्ट्रवादी, जो हमारे इतिहासकार थे, आरसी मजूमदार, के दत्ता, उन्होंने इन सब की जो बातें थी उनको नकारा और जो हमारा स्वर्ण युग था, हमारा प्राचीन भारत का जो इतिहास था, उसको सामने लाके राष्ट्रीय पटल पर रखा। राष्ट्रवादियों की दृष्टि में गुप्त काल राष्ट्रीय एकता, आर्थिक संपन्नता, कला, स्थापत्य और साहित्य में उनकी अपनी उपलब्धियों के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास की अन्य सारी अवधियों से आगे निकल गया। स्वतंत्रता योत्तर काल में मार्क्सवादी इतिहासकारों ने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की समीक्षा करते हुए गुप्त काल और उसके अनंतर के लिए भारतीय सामंतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आरसी गुप्ता, बी.एन. दास यादव, डी.एन. झा इत्यादि मार्क्सवादी इतिहासकारों का मानना था कि गुप्तों ने ब्राह्मणों को कर संबंधी सुविधाओं के साथ नियमित रूप से भूमि प्रदान करना शुरू किया और गुप्त वंश के बाद के शासकों ने आरंभ में ब्राह्मण मंदिर को राजस्व विकारों के साथ प्रशासकीय और न्यायिक अधिकार प्रदान किए और बाद में यह सुविधा पदाधिकारी और सौदागरों को देने लगे। इस तरह गुप्तों और हर्ष समेत उनके उत्तराधिकारियों ने ऐसे सामंती ढांचे को स्थापित कर दिया जिसमें भू संपन्न मध्यस्थ लोग ग्रामीण समाज और राजनीतिक दृष्टि से विखंडित और विकेंद्रित भारत पर शासन करते थे। भूमि अनुदान से अर्थव्यवस्था में सामंतवाद को बढ़ावा मिला क्योंकि गुप्तों के बाद के काल में व्यापार और नगरीकरण हास्योन्मुख हो गए। तो इसमें राष्ट्रवादियों ने चर्चा करी है कि कैसे गुप्तों ने ब्राह्मणों को कर संबंधी जितनी सुविधाएं थी से सुविधाओं के साथ नियमित रूप से भूमि प्रदान करी,
मतलब कि जो कर संबंधी सुविधाएं, मतलब कर में रियायतें देना, ब्राह्मणों को करों से मुक्त करके भूमि प्रदान की गई। और जो गुप्त वंश के बाद के शासक रहे, उन्होंने भी ब्राह्मण मंदिर को राजस्व विकारों के साथ, मतलब राजस्व उनसे नहीं लिया जाता था, के साथ प्रशासकीय और न्यायिक अधिकार प्रदान किए। बाद में यह सुविधा पदाधिकारियों और सौदागरों को देने लगे। इस तरह गुप्त और हर्ष समेत उनके उत्तराधिकारियों ने ऐसे सामंती ढांचे को स्थापित कर दिए जिसमें भू संपन्न, जो भूमि के स्वामी मध्यस्थ लोग होते थे, वो ग्रामीण समाज और राजनीतिक दृष्टि से विखंडित और विकेंद्रित भारत पर शासन करते थे। मतलब जो गुप्त वंश के बाद के शासक आए, उन्होंने जो अधिकार थे वो सौदागरों को देने लग गए, व्यापारियों को देने लग गए, जो वो मध्यस्थ होते थे बिचौलिए उनको देने लग गए, जिसके कारण जो बिचौलिए होने लग गए वो भारत की ग्रामीण समाज और जो विखंडित भारत था हमारा, उस पर छोटे छोटे, मतलब कि उन्होंने अपने ही इलाके बना लिए और उन पर शासन करने लग गए, और इससे सामंतवाद को बढ़ावा मिला। इससे कृषक, जो हमारा किसान वर्ग था, कृषक वर्ग, उस पर कर का भार जो था वो बढ़ते गया। भारतीय सामंतवाद के धार्मिक और सांस्कृतिक पक्षों में पाखंडी तांत्रिका की तूती बोलने लगी। यही कारण था कि जो पाखंडी ये सब कर्मकांड थे वो हमारे जो धर्म था उसमें बढ़ गए थे, तांत्रिकों की तूती बोलने लगी थी। मतलब जो तर्क वाली बातें होती थी उन्हें हमेशा नकार दिया जाता था। बहुत सारे अनुष्ठान, बलि, नर बलि, पशु बलि, इन सब की जो थी चीज़ें वो बढ़ गई थी, जिसके कारण हमारे जो भारतीय समाज था वो पिछड़ते चले गए, जिसके कारण हम कमज़ोर होते गए, हमारा धर्म कमज़ोर होता गया। और इस पर कई शासकों ने, जैसे मुग़ल ने 800 साल तक शासन करा, और फिर उसके बाद 200 से भी अधिक सालों तक अंग्रेज़ों ने शासन करा। स्पेनिश को तो मौका मिला नहीं, इसलिए वो शासन नहीं कर पाए। जैसे डच ने शासन करा, और पुर्तगाली भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, उन सब ने अपना समय में शासन करा भारत पे। अगर रशियंस चाहते तो वो भी हमारे ऊपर अपना प्रभाव, अपना शासन स्थापित कर सकते थे, लेकिन कुछ कारण से वे नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद इसमें आगे की बात बताई गई है कि भारतीय सामंतवाद की समीक्षा के रूप में बीडी चट्टोपाध्याय और हरमेन कुलवेख ने गुप्तोत्तर काल भारत या आरंभिक मध्यकालीन भारत के अध्ययन के लिए राज्य निर्माण का समाकलनात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। चट्टोपाध्याय और कुलवेख का तर्क था कि ब्राह्मणों और मंदिरों को उपदत्त भूमि अनुदान बृहत्तर और लघुतर राज्यों की राजनीतिक सत्ता को विकेंद्रित करने के बदले देहाती क्षेत्रों में राजकीय सत्ता के उपयोग को वैधता प्रदान करता था। इसके फलस्वरूप क्षेत्रीय इकाइयां और नायक उदीयमान स्थानीय, उप क्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय राज्यों में संगठित हो जाते थे। बीपी साहू गुप्त और उसके बाद के काल के राज्यों में के समाकलित प्रक्रियात्मक प्रतिमान की चर्चा करते हैं। नंदिनी सिन्हा कपूर ने गुप्त साम्राज्य के प्राय 2 समकालीन राज्यों, विदर्भ में वाकाटक और गुजरात में मैत्रक के निर्माण में समकलनात्मक शक्तियों की भूमिका दर्शाई है। विघटन के बदले समकलनात्मक प्रतिमान प्राचीन भारत के इतिहास में समाकालित शक्तियों को उजागर करता है। तो इसमें कई लेखकों के बारे में बताया गया कि किस प्रकार उन्होंने गुप्त काल का वर्णन करा है, और गुप्त काल के बाद जो वाकाटक और मैत्रक राज्यों का निर्माण हुआ उसके बारे में वर्णन कर रखा है। उस समय की सामाजिक स्थितियों के बारे में थोड़ा सा इसमें बताया जा रखा है, जो ये ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ थी। अब स्वर्ण युग का मिथक, इसके बारे में चर्चा करी गई है इतिहासकारों ने जिस युग में को स्वर्ण युग कहा है, उसमें अर्थात गुप्त युग में जीवन का प्रत्येक पक्ष उनके अनुसार उस उत्कर्ष के शिखर पर था। गुप्त काल को मुख्य रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि उसमें संस्कृत में उत्तम कोटि के साहित्य की रचना हुई और कला की गुणवत्ता में खासी वृद्धि हुई। तो अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो इसमें जो लाइनें लिखी हैं आप उनका पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं अपने आंसर्स को लिखने में। इसमें आप बता सकते हैं कि कहा जाता है कि गुप्त काल में जो जीवन का प्रत्येक पक्ष था या जीवन का जो स्तर था वो अपने उत्कर्ष पर था, जब विश्व की अन्य संस्कृतियां
जंगली थी, असभ्य बनी हुई थी, तब जो हमारा भारतवर्ष था वो उसका जो विकास था वो अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था। हालांकि मध्यकाल में आते आते उसमें कुछ विडंबनाएं आ गई, उसमें कर्मकांड इत्यादि इतने सारे बढ़ गए कि हमारा जो भारत था वो गुलामी के चक्रव्यूह में फंसते चले गया। इसमें क्योंकि इसमें माना जाता है कि इसमें संस्कृत में उच्चतम कोटि के साहित्य की रचना हुई, कला की गुणवत्ता में खासी वृद्धि हुई। आप देख सकते हैं जो हमारे मंदिर हैं पुराने वाले, प्राचीन मंदिर जो साउथ में भी आप देख सकते हैं जाकर के, कई मंदिर ऐसे हैं जिनको हम आज की टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करके नहीं बना सकते। गुजरात, उड़ीसा और एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, उसकी भी चर्चा की जा चुकी है। ये सब जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं उन सबको अगर आप उनकी तस्वीरें भी देखेंगे तो उनमें किस प्रकार की कला का इस्तेमाल करा गया है, इतनी बारीकी से उसमें काम करा गया है कि आज की जो तकनीकें हैं वो भी उनको बनाने में असमर्थ है, पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। बाकी की तो बिल्डिंग जो है वो कोई भी बाकी की बिल्डिंग्स तो आज की टेक्नोलॉजी भी बना सकती है, लेकिन जो हमारे मंदिर थे उस समय जब कोई भी संसाधन ठीक रूप से विकसित नहीं थे, विज्ञान ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन तब भी भारत में विज्ञान इतनी अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था। जिस प्रकार हमारा वास्तुकला, शिल्पकला, ये सब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। हमारे जो देश में पहले जो आज के जहाज़ होते हैं पानी पे चलने वाले, उनका भी निर्माण किया जाता था, जो अरब के व्यापारी खरीद के लेकर जाते थे अपने व्यापार के लिए। तो और इसी ब्राह्मणीय पुनर्जागरण के रूप में देखा गया। ब्राह्मण्य पुनर्जागरण के बारे में आप 5th सेमेस्टर में भी आप पढ़ेंगे पुनर्जागरण के काल के बारे में। ये यूरोपियों से संबंधित भी है कि किस प्रकार यूरोपवासी भी पहले तर्क में विश्वास करते थे, लेकिन उनमें भी कई विडंबनाएं आ गई, उनमें भी पाखंड कई बढ़ गए। जो चर्च था उसका वर्चस्व ज़्यादा बढ़ गया था, अन्य बातें भी थी उसमें, लेकिन फिर जब उनमें पुनर्जागरण का काल आया 14वीं से 15वीं शताब्दी में, तो उनका पुनर्जागरण ऐसा हुआ कि उन्होंने सभी बाकी जो देश थे जैसे भारत, अमेरिका और छोटे छोटे जो देश थे जैसे इंग्लैंड, पुर्तगाल और फिर फ्रेंच, ये सब इतने छोटे देश थे जिन्होंने भारत, अमेरिका, अफ्रीका, इन सब देशों को अपना उपनिवेश बना कर रखा, अपना गुलाम बना लिया। इस तरीके का पुनर्जागरण आया था इनमें। और भारत में लेकिन ऐसा पुनर्जागरण कभी आ नहीं सका। सिर्फ प्राचीन काल में ही ऐसा था, मध्यकालीन में आकर के सब चीज़ें खराब हो गई हमारी, कई पाखंड आ गए उसमें। और फिर जो हमारा आधुनिक है उसमें भी ये चीज़ें बढ़ गई, हम अपनी प्राचीन चीज़ों को भूलते चले गए, हमने पाखंडों को अपना लिए। कर्मकांड हम आज के युग में बहुत बढ़ चुके हैं, आज के युग में भी मध्यकालीन जैसे ही कर्मकांड चल रहे हैं, इत्यादि बातें हैं। चैप्टर पे आते हैं वापस। चूँकि इसके पूर्व भारतीय सभ्यता को हिंदूवादी और संस्कृत प्रधान माना गया था, इसलिए ब्राह्मणवादी संस्कृति के आरंभिक प्रसार को अभूतपूर्व पैमाने पर उच्च संस्कृति स्वर्णकाल की संज्ञा दी गई। सुदूर अतीत को इस बात का लाभ मिलता था कि पुनर्निर्माण में कल्पना की अहम भूमिका थी। अब चूँकि इतिहासकार समाज के सभी पक्षों पर टिप्पणियाँ देने लगे हैं, स्वर्ण युग जो अपने भीतर संपूर्ण को समेटता है की अवधारणा पर प्रश्न उठने लगा। स्वर्ण युग समृद्ध वर्ग को प्रतिबिंबित करता था। इस युग को उन्हीं के क्रियाकलाप स्वरूप प्रदान करते थे। भारत के इतिहास में कम से कम 3 काल ऐसे हैं जब कलात्मक और साहित्यिक अभिव्यक्ति काफ़ी स्तरीय रही। ये काल है मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, चोल वंश का काल और मुगल काल। गुप्तकालीन संस्कृति का पुरोगामी उत्तर भारत तक सीमित नहीं था, क्योंकि दक्कन में संस्कृतियों के विलक्षण विकास के उदाहरण मिलते हैं। गुप्त काल का श्रेणीवाद, क्लासिसिज्म, गुप्त शासन का प्रवर्तन नहीं है, अपितु यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में ही शुरू हुई और जिसकी परिणति गुप्त काल में हुई। उत्तर भारत में गुप्त काल के पूर्व नवीन कलात्मक रूप विधानों का श्री गणेश हुआ। उत्तर भारत में गुप्त काल में नवीन कलाएं आई, उनकी शुरुआत हुई। इन नए रूपों विधानों का संबंध बौद्ध धर्म से था।
आप देखते होंगे कि कई बौद्ध मंदिर भी बनाए गए हैं गुप्त काल में, जो उस समय की जो उस समय का कला का एक बहुत अच्छा नमूना है, उदाहरण है उच्चतम कोटि की शिल्प का। इनके समानांतर रूप अन्य धार्मिक पंथों में भी मिलते हैं। तकनीकी विषयों और अनेक प्रकार के सृजनात्मक साहित्य की रचना इसके प्रमाण है। अधिकांश रचनाएं संस्कृत में हुई और इसने एक प्रकार का सामाजिक और सांस्कृतिक आधार प्रदान किया, लेकिन इसने अन्य संस्कृतियों को भी उत्प्रेरणा दी। गुप्त काल का श्रेणीवाद के रूप में चित्रण उच्च वर्गों पर ही विशेष रूप से लागू होता है। उनके साहित्य और काल में वर्णन के अनुसार ये लोग सुखी जीवन व्यतीत करते थे। पुरातत्व शास्त्र से प्राप्त अधिक सटीक और तथ्यपरक साक्ष्य से पता चलता है कि अधिकांश लोगों की जीवन शैली बिल्कुल सामान्य थी। खुदाई किए गए स्थलों से संकेत मिलता है कि गुप्त वंश के पूर्व काल में औसत जीवन स्तर बेहतर रहा होगा। तो इसमें बात हो गई कि गुप्त काल में कैसा जीवन जीते थे लोग, साधारण जीवन था उनका बिल्कुल भी। और फिर साहित्य की कैसे उच्चतम कोटि के साहित्य की रचना हुई, कला कैसे अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गया था गुप्त काल में, इत्यादि बातें इसमें हुई। अब हम उसके उद्भव के बारे में चर्चा करते हैं। गुप्त परिवार के उद्भव और पूर्ववर्तियों के संबंध में प्राप्त साक्ष्य अपर्याप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका गुप्त उद्भव अज्ञात स्रोत से हुआ है। यह परिवार संभवतः मगध में एक छोटी सी जागीर पर शासन करता था, लेकिन हाल की खोजों के अनुसार उनका आधार गंगा का पश्चिमी मैदान था। नाम से वे वैश्य जाति के प्रतीत होते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार उन्हें ब्राह्मण कुल का मानते हैं। गुप्त राजवंश के बाद के राजा की प्रशस्ति से ऐसा संकेत मिलता है कि कुषाणों के पतन के बाद अनेक छोटे छोटे राज्य थे और गुप्तों का भी ऐसा ही राज्य रहा होगा। तो इसमें गुप्त काल के बारे में बता रखा है कि गुप्त काल किस क्षेत्र से संबंधित है। माना जाता है कि वो मगध में एक छोटी सी जागीर पर शासन करते थे, लेकिन जो खोजें हुई उनके आधार पर यह बात सामने आती है कि वे जो गंगा का पश्चिमी मैदान था उससे संबंध रखते थे। वे जो जाति से वैश्य थे, लेकिन कुछ इतिहासकार ने उन्हें ब्राह्मण भी माना है। चंद्रगुप्त प्रथम, ये चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये गुप्तों के चंद्रगुप्त प्रथम है। तो इनके बारे में इस प्रकार चर्चा की जा रखी है कि चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के साथ इस राजवंश का अभ्युदय हुआ। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो उन्होंने इसकी नींव डाली। उसने अपने राज्य को एक जागीर से ज़्यादा विस्तार दिया। चंद्रगुप्त ने उत्तर बिहार के एक पुराने गणसंघ के लिच्छवी परिवार में विवाह किया। इस विवाह ने परिवार की स्वीकार्यता पर मोहर लगा दी और राजनीतिक दृष्टि से उनके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सिक्कों में इसको प्रधानता दी। उनका शासन गंगा की मध्य भूमि पर फैला था। उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। हालांकि इस उपाधि का महत्व बहुत घट गया था, क्योंकि इसका उपयोग अनेक छोटे बड़े शासक करते थे। गुप्त संवत 319 से 20 ईस्वी के उसके राज्यारोहण का यादगार का सूचक है। तो इसमें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में चर्चा की जा रही है कि कैसे उन्होंने गुप्त वंश की नींव डाली और उसके बाद उनका लिच्छवी परिवार में विवाह हुआ, और फिर जो इसी के कारण राजनीतिक दृष्टि से ये उनके लिए लाभकारी भी सिद्ध हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको अपने सिक्कों में प्रधानता भी दी और उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की, मालूम महाराजा के भी राजा। फिर इसमें समुद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे। समुद्रगुप्त का दावा था कि उसके पिता ने लगभग 335 ईस्वी में उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। एक अशोक स्तंभ जो अभी इलाहाबाद में है, पर उसकी लंबी प्रशस्ति उसके शासनकाल की आधारभूत जानकारी प्रदान करती है। यदि इस प्रशस्ति गान को शाब्दिक अर्थ में लिया जाए तो यह उपमहादेश के विभिन्न भागों में समुद्रगुप्त के विजय अभियान में पराजित राजाओं और शासन क्षेत्रों की लंबी सूची प्रस्तुत करता है। तो इसमें अशोक स्तंभ जो इलाहाबाद में स्थित है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में हुए वर्णन के बारे में बताया जा रखा है कि कैसे उसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन किया जा रखा है। परिवर्ती काल की ऐसी विजय सूचियाँ प्राय दरबारी
वाक्पटुता का अंग थी, लेकिन समुद्रगुप्त के संदर्भ में दरबारी कवि की अतिरंजना अधिक सीमित रही होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्रों को अपने राज्यों में मिलाने की अपेक्षा कर या नजराना चुकाने पर जोर दिया गया है। इस काल में उत्तर भारत मुख्य रूप से दिल्ली और गंगा की पश्चिमी मैदान के आसपास के 4 राजाओं पर विजय पाई गई। दक्षिण और पूर्व के राजे बंदी बनाए गए, मुक्त कर दिए गए और इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रति आभार स्वीकार करना पड़ा। उल्लिखित स्थानों से प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त ने अपना अभियान पूर्वी तट पर कांचीपुरम, जो आधुनिक चेन्नई है, उसके निकट चलाया। उत्तर भारत में आर्यवत के 9 राजाओं को बलपूर्वक उखाड़ फेंका गया। मध्य भारत और दक्कन में जंगली क्षेत्रों के राजाओं को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। 6ठी सदी के लिए एक शिलालेख के अनुसार मध्य भारत के 18 जंगली राज्यों को एक स्थानीय शासक द्वारा उत्तराधिकार में पाया गया। इससे संकेतित होता है कि इन क्षेत्रों पर विजय पूर्व में ही मिलने लगी थी। पूर्वी भारत के राजे नेपाल और पंजाब के छोटे छोटे राज्य कर चुके थे। राजस्थान में पूर्व के गण संघों में 9, जिनमें मालवा और योद्धा शामिल थे, जो गुप्त का अधिराज स्वीकार करना पड़ा। इसके अतिरिक्त दूर के अनेक शासक दैवपुत्र, शाहनुशाही, शक और सिंहल के राजा भी कर चुके थे, और जैसा कि सभी टापुओं के निवासी भी करते थे। मतलब इसमें समुद्रगुप्त के विजय गाथा की चर्चा की जा रही है कि कैसे उसकी जो अधीनता थी उसको सभी राजाओं ने स्वीकार किया। उत्तर भारत के ही नहीं, दक्षिण के भी कई राजाओं ने स्वीकार किया। श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने भी उनकी अधीनता को स्वीकार करा। इन विजयों की एक रोचक विशेषता थी कि उनकी विविधता और जिसमें सरदारी से लेकर राज्य तक शामिल थे। समुद्रगुप्त ने जल विभाजक और उत्तरी राजस्थान में सरदारों की शक्ति को नष्ट कर डाला। इसका एक दुष्परिणाम बाद के गुप्तों के लिए हुआ, जब हूणों ने उत्तर पश्चिम भारत पर हमला किया। इसके अतिरिक्त सरदारियों का अंत उस गणसंघीय शासन व्यवस्था के लिए मौत ही घंटी साबित हुआ, जो एक सहस्त्राब्दी से राजतंत्र के विकल्प के रूप में चला आ रहा था। जहाँ तक श्रीलंका का प्रश्न है, इसका चीनी स्रोत यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि सिंहल के राजा ने गुप्त राजा के पास उपहार भेजे और गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी। ऐसा अनुरोध शायद ही नजराना माना जा सकता है। द्वीपों के निवासी कौन थे यह स्पष्ट नहीं हो सका और संभवतः दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को सूचित करता है, जो भारतीय अधिवासों की मेहमानदारी करते थे, जिनके हाथ उनके संपर्क बड़े थे। समुद्रगुप्त को अपने विजय अभियान को उद्घोषित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने के पक्ष में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक कारण थे। तो ये रही बात समुद्रगुप्त के बारे में, उसकी विजय गाथा के बारे में कि किस प्रकार उसकी अधीनता सबने स्वीकार कर ली थी। श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने बिहार में एक बौद्ध मठ बनाने की उनसे अनुमति मांगी थी और उनको कई उपहार भी भेजे थे श्रीलंका के राजा ने। अब आता है इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। सभी गुप्त राजाओं में चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र जो था ने असाधारण उदार चेतना और वीरता प्रदर्शित की। लगभग 375 से 415 ईस्वी तक 40 वर्षों का उसका शासनकाल कैसे शुरू हुआ, यह अब भी एक रहस्य का विषय है। लगभग 2 शताब्दी बाद समुद्रगुप्त की मृत्यु संबंधी घटनाओं पर लिखित नाटक देवी चंद्रगुप्त में रामगुप्त को समुद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में चित्रित किया गया है। कहा जाता है कि रामगुप्त युद्ध में शकों से हार गया और उसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को उन्हें समर्पित कर देने पर सहमति दे दी। इससे उसका छोटा भाई चंद्र चिढ़ गया। उसने रानी का छद्मवेश धारण किया और शक राजा के महल में जाकर उसे मार डाला। अपने इस कृत्य से वह जनता के बीच तो प्रिय बन गया, किंतु अब भाई राम से उसकी दुश्मनी हो गई। अंततः चंद्र ने राम को मार डाला और ध्रुव देवी से शादी कर ली। रामगुप्त के सिक्कों और ध्रुव देवी का चंद्रगुप्त की पत्नी के रूप में शिलालेख पर अंकन की खोज से इस कहानी को किसी हद तक प्रामाणिकता मिलती है। तो उसमें बताया जा चुका है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं समुद्रगुप्त के पुत्र, उनका जो शासन था वे काफ़ी वीर थे और उनका 40 वर्षों का शासन रहा और उनके ऊपर एक लिखित नाटक भी है। समुद्रगुप्त की मृत्यु संबंधी घटनाओं पर लिखित जो नाटक है
देवी चंद्रगुप्त। तो उसमें जो समुद्रगुप्त है, रामगुप्त को समुद्रगुप्त के पुत्र के रूप में दिखाया जा रखा है। तो इसी से संबंधित आगे की कहानी की किस प्रकार जो रामगुप्त का भाई होता है वे अब वे रामगुप्त का जो भाई होता है, ये नाटक की बात है इसमें, तो इसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। हाँ, इसमें बस लास्ट में इतना बताया जा रहा है कि रामगुप्त के सिक्का और ध्रुव देवी का चंद्रगुप्त की पत्नी के रूप में शिलालेख पर अंकन की खोज से इस कहानी को काफ़ी हद तक प्रामाणिकता मिलती है। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त का महत्वपूर्ण अभियान शकों के साथ युद्ध का था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने शकों के साथ महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। इस अभियान के फलस्वरूप पश्चिम भारत इसके साम्राज्य में जुड़ गया। इसकी याद में विशेष चांदी के सिक्के निर्गत किए गए। इसका महत्व सिर्फ इतना ही नहीं था कि भारत के पश्चिम सीमा सुरक्षित हो गई, बल्कि इससे पश्चिमी जगत के साथ व्यापारिक संबंध भी जुड़ गया, क्योंकि अब पत्तन गुप्तों के अधिकार में थे। पत्तन पश्चिमी दक्कन जो पहले सातवाहनों के अधिकार में था, वाकाटक वंश द्वारा शासित होने लगा। यह वंश दक्कन में प्रभुत्व संपन्न सत्ता के रूप में उभरा। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि समुद्रगुप्त और गुप्त का स्वर्णकाल पर टिप्पणी करने के लिए, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करके, और जो गुप्त काल का स्वर्णिम काल था उसके बारे में चर्चा करके। गुप्त प्रशासन, अब इसमें गुप्त प्रशासन की बात आ जाती है, तो जो आपका पेपर आएगा उसमें गुप्त प्रशासन से भी संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं कि गुप्तों के काल में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो आप इसमें इन बातों को लिख सकते हैं। गुप्त राजाओं ने अनेक उच्च उपाधियों जैसे महाराजा, धीराज, परमेश्वर इत्यादि धारण की, लेकिन पश्चिमवर्ती शासकों के मामलों में ये उपाधियाँ अतिरंजित हो गई, क्योंकि उनके दावेदार पूर्ववर्ती शताब्दियों के महान राजाओं की तुलना में सीमित राजनीतिक सत्ता के अधिकारी थे। इन भव्य उपाधियों में उत्तर पश्चिम के शासकों की उपाधियों की अनुगूंज सुनाई पड़ती है, और उन्हीं की तरफ इनमें देवत्व का पुट शामिल है। गंगा की घाटी में गुप्तों की सीधे नियंत्रण में राजा प्रशासन के केंद्र में था, और राजकुमार, मंत्रीगण और सलाहकार उसके सहायक थे। राजपुत्र भी प्रांतों के वायसराय के पद संभालते थे, उपराजा के पद संभालते थे। प्रांत अनेक जिलों में बटा हुआ था, और प्रत्येक जिले का अपना प्रशासनिक अधिकारी होता था। मतलब आप देख सकते हैं कि उस समय भी जो आज की हमारी आईएएस व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, जिला अधिकारी की, उस समय भी इसकी व्यवस्था थी गुप्त काल में भी। जैसा कि आप देख सकते हैं जो राजा होता था वो केंद्रीय प्रशासनिक होता था। उसकी सहायता के लिए मंत्रीगण, सलाहकार और राजकुमार होते थे, और जो राजकुमार होते थे वे वायसराय भी बनते थे, मतलब उपराजा भी बनते थे। और जो प्रांत होते थे जैसे राष्ट्र और भुक्ति, वो अनेक जिलों में विभाजित थे, प्रदेशों में बटे होते थे, और जो प्रत्येक जिले का, जिसे हम जिला अधिकारी कहते हैं, वह होता था। लेकिन सारे व्यवहारिक मामलों में स्थानीय प्रशासन केंद्र पर निर्भर नहीं था। देख सकते कि कितनी छूट दे रखी है उस समय जिला अधिकारियों को भी उस समय कितनी, जिसकी बात हम आज के समय में करते हैं कि किस प्रकार जो हमारा सरकार होती है वो जिला अधिकारियों को अपने नियंत्रण में रखती है, लेकिन उस समय कितनी स्वतंत्रता दी जा रखी थी। आप इसको पढ़ के ही पता लगा सकते हैं कि हमारा प्राचीन इतिहास कितना स्वर्णिम रहा होगा। लेकिन सारे व्यवहारिक मामलों में स्थानीय प्रशासन केंद्र पर नहीं था। निर्णय चाहे नीतिगत लेने हो अथवा विशेष स्थितियों के संबंध में स्थानीय स्तर पर ही लिए जाते थे, जब तक कि उनका संबंध केंद्रीय सत्ता की नीतियों अथवा आदेशों से नहीं हो। यह मौर्य प्रशासन से स्पष्ट रूप से भिन्न था। जहां अशोक इस बात पर बल देता था कि वह जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे वाकिफ रखा जाए, वहाँ गुप्त राजा इसे कुमारमात्यों और आयुक्तों को सौंपकर संतुष्ट रहते थे। आपने अशोक के बारे में पढ़ा होगा, सम्राट अशोक के बारे में, कि वे इस प्रकार के राजा थे कि वे अपनी प्रजा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थे। अगर वे सो भी रहे हैं और अगर प्रजा को कोई दुख है तो भी उन्हें जगा करके प्रजा से मिलाया जाए, उनके दुख बताया जाए। और अगर वो खाना भी खा रहे हैं तो भी अगर प्रजा को कोई मुश्किल है, कोई समस्या है, तो भी उनको पहले सूचना दी जाए।
जबकि गुप्त राजा ऐसे नहीं थे। वे अपने मंत्रीगणों को और आयुक्तों को ये काम सौंप दिया करते थे। अर्थशास्त्र में एक चुस्त दुरुस्त प्रशासन की चर्चा अवश्य हुई है, लेकिन यह एक नियामक ग्रंथ था और शिलालेख तथा मोहरों के साक्ष्य से संकेत मिलता है कि गुप्त प्रशासन अपेक्षाकृत अधिक विकेंद्रित था और पदाधिकारियों से अधिक पदभार रखते थे। हर्ष का दौर एक शाही निरीक्षक जैसा था, क्योंकि वह प्रशासन की सामान्य कार्य प्रणाली और कर वसूली की जांच पड़ताल करता था, परिवादों को सुनता था और उदारता पूर्वक दान देता था। गांवों के अनेक वर्ग थे, ग्राम, पल्ली, गुल्म, खेतक इत्यादि। वे सभी मुखिया और ग्रामीण गुरुजनों वाले ग्राम निकायों के अधीन थे। इन ग्रामीण गुरुजनों में कुछ ग्राम अध्यक्ष अथवा कुटुंबी के पदभार संभालते थे। शहरी प्रशासन में प्रत्येक नगर में एक परिषद होता था। जो गुप्त काल में शहरी प्रशासन में प्रत्येक नगर में एक परिषद होता था, जिसमें नगर श्रेष्ठ, नगर निगम का अध्यक्ष बैठता था, सार्थवाह व्यापारी संघ बैठता था, प्रथम कुलिक शिल्पकारों का प्रतिनिधि, प्रथम कायस्थ, प्रथम प्रधान लिपिक या मुंशी होते थे। तो देख सकते किस प्रकार सुव्यवस्थित तरीके से उस समय प्रशासनिक व्यवस्था थी, चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो या शहरी इलाके में हो। इस परिषद और समिति में भेद बतलाते हुए मैगास्थनीज और कौटिल्य ने लिखा है कि पहले की सरकारें समितियां नियुक्त करती थी, जबकि गुप्त प्रणाली में परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि होते थे, जिनमें वाणिज्यिक हितों की प्रधानता होती थी। यदि मौर्य राज्य मुख्यतः वर्तमान अर्थव्यवस्था से राजस्व वसूलने अथवा राज्य के हस्तक्षेप के द्वारा किसानों के कृषि विस्तार पर ध्यान देते थे, तो गुप्त राज्य और इसके समकालीनों ने आरंभिक कोशिशें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किया। यह प्रणाली इस अवधारणा से विकसित हुई कि शासन व्यवस्था के समर्थन के रूप में भूमि अनुदान किसी यज्ञ से ज़्यादा प्रभावी होगा। भूदान यानी कि महादान। राजा के द्वारा यह निवेश उर्वर व सिंचित भूखंडों पर कृषि को उन्नत करने और बंजर भूमि पर अधिवास को प्रोत्साहन देने के लिए अभिप्रेरित था। परिधि पर स्थित क्षेत्र इस तरह बृहत्तर कृषि अर्थव्यवस्था में लाया जा सके और आरंभिक अनुदान गंगा के हृदय स्थल में नहीं बल्कि उसे बाहर के क्षेत्र में दिए गए। चूँकि भूमि अनुदान के प्रापकों से पहल करने की उम्मीद थी, इसलिए कृषि अधिवासों की स्थापना में राज्य पर जोर धीरे धीरे घटता गया। तो इसमें बताया जा रखा है कि जो मौर्य शासन था उसमें राजस्व वसूलने और राज्य के हस्तक्षेप द्वारा किसानों के कृषि विस्तार पर ध्यान दिया जाता था। और इसका उल्टा जो गुप्त राज्य था उसने कृषि का जो पुनर्निर्माण करने की सोची, और इसके लिए उसने सोचा कि जो यज्ञ वगैरह होते थे उससे ज़्यादा अधिक जोर इस पे दिया कि वो भूमि अनुदान करे, भूमि को दान में दे, जिससे कि प्रोत्साहन मिले लोगों को वहाँ पर बसने में और बंजर भूमि जो है उस पर कृषि की जा सके, जिससे कि वहाँ का विकास हो। अब आती है भूमि अनुदान की बात। तो भूमि अनुदान धार्मिक और अनुष्ठानिक विशेषज्ञों अथवा पदाधिकारियों को दिए जाते थे। इससे राज्य को राजस्व नहीं प्राप्त होता, लेकिन स्थानीय स्तर पर राजस्व की मांग में कुछ उलटफेर हो जाती थी और देहाती इलाकों में संपन्नता के ऐसे छोटे छोटे केंद्र बन जाते थे जिनका अनुकरण अधिक व्यापक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त कर सकता था। यदि ब्राह्मणों को दी गई भूमि बंजर अथवा उस पर कृषि कार्य शुरू कर अन्य लोगों को मार्गदर्शन था, तो प्रापक को दी गई भूमि बंजर अथवा जंगली थी, तो प्रापक उस पर कृषि कार्य कर अन्य लोगों का मार्गदर्शक बन सकता था। मतलब कि यदि ब्राह्मण को जो भूमि दी जाती थी, अगर वह बंजर है या फिर जंगली है, तो जो उसको प्राप्त करता रहता था वह उस पर कृषि कार्य करके अन्य लोगों को उस पर कृषि करने के लिए मतलब कि प्रोत्साहित कर सकता था। ब्राह्मण कृषि पराश जैसी कृषि पुस्तिकाएं पढ़कर कृषि कार्यों में प्रवीण हो गए। कुछ नियामक ग्रंथ ब्राह्मणों को कृषि कार्य से मना करते हैं, लेकिन उनके कृषि कौशल में कोई कमी नहीं है। वाणिज्य के उद्यम को शिल्पी संघों को दान देकर प्रोत्साहित किया गया, हालांकि उससे प्राप्त ब्याज धार्मिक संस्थाओं को दे दिया जाता था। इसके साथ ही वाणिज्य के उद्यमियों को नगर परिषदों में निवेश तथा लाभ वाले पदों पर रखा गया। वाणिज्य जो
से प्राप्त होने वाले करों का दायरा बढ़ाया गया, जो बदले में पदाधिकारियों की कर्मशैलियों में विस्तार की अपेक्षा रखता था। यद्यपि भूमि अनुदान आरंभ में बहुत कम था, लेकिन लगभग 8वीं सदी तक इसका विस्तार हो गया और इसने धीरे धीरे राजनीतिक अर्थव्यवस्था का रूप ले लिया, जो गुप्त काल के पूर्व रूप से भिन्न था। जो राजा पड़ोस के राज्यों को जीत लेते थे, वे पराजित राज्यों को सहायक या अधीनस्थ शासक बना लेते थे। इसे वर्तमान लेखक सामंत का नाम देते थे। ऐसे शासकों के साथ समझौता वार्ताएं भी चलती थी। सामंत पद, जिसका मूल अर्थ पड़ोसी था, का अर्थ बदलकर सहायक शासक हो गया। इसका निहितार्थ यह था कि राजा और स्थानीय शासकों के बीच संबंध अधिक परिभाषित होगा और आगे चलकर शाही दावों और सामंती आकांक्षाओं के बीच के खींचतान में ये संबंध निर्णायक बन गए। जहाँ सामंत सुदृढ़ स्थिति में थे, वहीं राजा की शक्ति घट गई, लेकिन उसे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सामंतों की मौन स्वीकृति आवश्यक थी। सामंत संभावित मित्र अथवा दुश्मन की द्वैध स्थिति में थे। तो इसमें ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है इसका। इसमें उसकी जो संरचना थी उस समय की, उसके बारे में बताया जा रखा है। जो वाणिज्यिक उद्यम था, मतलब बिजनेस था, इंडस्ट्रियल था, उसके बारे में बताया जा रखा है। भूमि अनुदान के बारे में बताया जा रखा है और उसके पड़ोसी राज्यों के बारे में बताया जा रखा है। और यहाँ उसके ऊपर में उसकी प्रशासनिक संरचना के बारे में बताया जा चुका है। तो धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और अगर इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।